Hello students, in today's lecture number 5 on gravitation for class 9, we shall have first discussion on weightlessness. Weightlessness क्या है? हमने कई बार ये सुना है, देखा भी है टीवी पर कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस में वेटलेसनेस की कंडीशन एक्सपीरियंस करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं बेटा, एस्ट्रोनॉट्स वो स्पेस में कौन सी कंडीशन एक्सपीरियंस करते हैं? वेटलेसनेस की कंडीशन एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, कई बार आपने उनको वहां स्पेस में तैरते हुए देखा होगा। ठीक है, तो ये वेटलेसनेस की कंडीशन होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसके लिए हम एक स्प्रिंग बैलेंस, एक एक्टिविटी के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, मान लीजिए ये एक बैलेंस है जिसमें एक स्प्रिंग लगी हुई है और यहाँ पर एक हुक है। ये हुक हैंगर से हमने कोई यहाँ पर वेट सस्पेंड कर दिया है। तो मान लीजिए इसका जो पॉइंटर है वो कुछ रीडिंग शो कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर स्केल बना रहता है, आप जानते होंगे स्प्रिंग बैलेंस में यहाँ पर स्केल होता है। इस तरीके से स्केल बने रहते हैं दोनों साइड में, इस टाइप से। अंदर एक स्प्रिंग होती है, इसलिए इसको स्प्रिंग बैलेंस कहा जाता है। अंदर क्या होती है बेटा? एक स्प्रिंग होती है, इसलिए इसको स्प्रिंग बैलेंस कहा जाता है। इस पर इस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज लिखी होती हैं, 5, 10, 15, इस तरीके से वैल्यूज यहाँ पर मेंशन होती है। इधर भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग बैलेंस होता है। अब ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं कि यहाँ पर कितनी है, ये 5, 6, 7, 8, 9 है। सपोज कितना है? 9 इसका वेट कितना है? 9 ग्राम वेट है। 9 ग्राम वेट, 9 ग्राम वेट। मैंने आपको कल बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि 1 किलोग्राम वेट का मतलब कितना होता है बेटा? 1 केजी इंटू 9.8 यानी 9.8 न्यूटन, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 10 न्यूटन भी लिख सकते हैं। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। वैसे ही ये कितना हो गया? 9 ग्राम वेट हुआ। 9 ग्राम वेट हुआ। ये ग्राम में है बेटा, यहाँ किलोग्राम की बात हो रही है। 9 ग्राम वेट को यदि हम न्यूटन में कन्वर्ट करें तो इस ग्राम को पहले किलोग्राम में बदल लेंगे, और किलोग्राम में बदलने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो उस केस में ये हो जाएगा कितना? 9/1000 से हमने डिवाइड किया, 9/1000 से डिवाइड किया और 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1000 से क्या कर देते हैं बेटा? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1000 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरीके से इसको मैंने लिख दिया ग्राम वेट। और यहाँ पर आप जान सकते हैं ये हो गया 0.009 और ये किलो और ग्राम वेट हो गया। और किलोग्राम वेट का मतलब 0.009, और किलोग्राम वेट की जगह मैं जैसे 9.8 नहीं लेकर के 10 ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कितना आ जाएगा? 0.09 न्यूटन आ जाएगा। 0.09 न्यूटन ये वेट हो गया बेटा। ये क्या हो गया? वेट हो गया। इस स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से हमने इस ऑब्जेक्ट का वेट निकाल लिया, और ये वेट कितना आ गया? ये वेट आ गया 0.09 न्यूटन। इस स्प्रिंग बैलेंस से हमने इसको निकाला। ठीक है, अब ये स्प्रिंग बैलेंस से जब हमने इस ऑब्जेक्ट का वेट निकाला, तब ये स्प्रिंग बैलेंस किसी रिजिड सरफेस से फिक्स था, लटकाया हुआ था। अब हम क्या करते हैं? इस स्प्रिंग बैलेंस को रिलीज कर देते हैं। अभी हमने यहाँ पर फिक्स किया हुआ था स्प्रिंग बैलेंस को किसी रिजिड सरफेस से, हुक से। और अब क्या करें? हम इस स्प्रिंग बैलेंस को फ्री फॉल करने देते हैं, यानी इसको नीचे की तरफ गिरने देते हैं। जब ये स्प्रिंग बैलेंस नीचे की तरफ गिरेगा, व्हेन स्प्रिंग बैलेंस falls freely under the action of gravity alone, जब ग्रेविटी के एक्शन में ये फ्रीली फॉल होता है, कौन? स्प्रिंग बैलेंस। देन पॉइंटर ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल शो जीरो रीडिंग। कितनी रीडिंग देगा वो? 0 रीडिंग होगा, 0 रीडिंग देगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये स्प्रिंग बैलेंस है बेटा, ये स्प्रिंग बैलेंस है,
ये स्प्रिंग बैलेंस से आपने ये वेट सस्पेंड किया था हुक के जरिए, ये वेट आपने डब्लू सस्पेंड किया था। जब ये फ्री फॉल में होता है, कौन? स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस पहले तो हमने फिक्स कर दिया था एक सरफेस से, अब स्प्रिंग बैलेंस को फ्री फॉल में नीचे की तरफ गिरने दिया। जब नीचे की तरफ ये स्प्रिंग बैलेंस गिरता है तो हम देखते हैं कि इस स्प्रिंग बैलेंस का जो पॉइंटर है वो 0 पर होता है। कितने पर होता है? 0 पर होता है। ठीक है, ये मैं रफ स्केल यहां पर बना रहा हूं। इस तरीके से ये स्केल होता है, दोनों साइड में स्केल होता है, ये बात आप जानते ही हैं। इस टाइप से ये स्केल होता है दोनों साइड में। लेकिन जब ये फ्री फॉल होता है, जब इसका फ्री फॉल होता है स्प्रिंग बैलेंस का, तो इसका पॉइंटर कितने पर होता है? 0। यानी उस केस में जो वेट होता है डब्लू, वो 0 न्यूटन आ जाता है। कितना आ जाता है? 0 न्यूटन। और जब ये एक जगह फिक्स था तो ऑब्जेक्ट का वेट कितना था? ऑब्जेक्ट का वेट था इतना न्यूटन। ठीक है, लेकिन जब ये फ्री फॉल में है तो इसका वेट हो जाता है 0 न्यूटन। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस रिकॉर्ड्स 0 वेट इंडिकेटिंग दैट द ऑब्जेक्ट इज वेटलेस। इसका मतलब क्या हुआ? 0 न्यूटन वेट आ रहा है इसका। इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज वेटलेस। ऑब्जेक्ट इज वेटलेस। ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहां पर? वेटलेस हो गया। भाई यहां पर ये ऑब्जेक्ट जिसका वेट W जो कि 0.09 था, जब ये स्प्रिंग बैलेंस फ्रीली फॉल होता है तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट आता है वो कितना आ जाता है? 0 न्यूटन आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट में वजन नहीं है। इट इज वेटलेस। इट इज वेटलेस। इट इज वेटलेस। क्या इसका मतलब क्या ये है कि इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है 0 हो गया? क्या ऑब्जेक्ट जब ये स्प्रिंग बैलेंस फ्रीली नीचे की तरफ गिर रहा था तो ऑब्जेक्ट का अपना कुछ वेट था, जब नीचे की तरफ गिर रहा था तो इसका वेट क्या डिसअपियर हो गया? क्या इसका वेट 0 हो गया? वास्तव में तो ऐसा नहीं होता है। वास्तव में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसका पॉइंटर तो 0 रीडिंग शो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट का वेट कहां चला गया? इस ऑब्जेक्ट का वेट कहां चला गया, ये सोचने का विषय है। देखिए बेटा, ये जो वेट है, ये वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का, इस स्प्रिंग बैलेंस का पॉइंटर 0 इसलिए शो कर रहा है फ्री फॉल के समय क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के वेट को अपोज करता है कौन? एयर। एयर अपोज करता है और एयर इस पर लगाता है अप थ्रस्ट। क्या लगाता है बेटा? अप थ्रस्ट लगाता है। अप थ्रस्ट लगाता है। तो ये जो अपोजिंग फोर्स है अप थ्रस्ट, इसके वेट को क्या कर देता है? बैलेंस। जब ये अप थ्रस्ट इस वेट के साथ बैलेंस हो जाएगा तो उस केस में पॉइंटर 0 रीडिंग शो करेगा। और इसी कंडीशन को कहते हैं हम वेटलेसनेस। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा? वेटलेसनेस। तो वास्तव में वेट 0 नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि वेट 0 हो गया। इट अपियर्स टू बी वेटलेस, और इसी कंडीशन को हमने वेटलेसनेस कहा। तो मैंने आपको क्या बताया कि एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं वो वेटलेसनेस की कंडीशन एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे उनमें वजन नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमने इस एक्टिविटी के जरिए इसको समझा। केस 1 एक्टिविटी का जो हमने लिया, इस एक्टिविटी का जो केस 1 है इसको मैं एक्टिविटी नाम दे देता हूं। इस एक्टिविटी के केस 1 में हमने एक स्प्रिंग बैलेंस को रिजिड सरफेस से फिक्स करके स्प्रिंग बैलेंस से एक वेट सस्पेंड किया और देखा कि इसका पॉइंटर 9 ग्राम वेट रीडिंग शो कर रहा है। 9 ग्राम वेट का मतलब इतना वेट इसका आ गया 0.09 न्यूटन। कैसे आया ये बात मैंने आपको बताई दी। 1 किलोग्राम वेट इतने के बराबर होता है, तो 9 ग्राम वेट है तो ग्राम को पहले किलोग्राम में 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बदल लेंगे और ये फाइनली इस तरीके से इतना वेट आ गया। लेकिन केस 2 में, यदि मैं केस 2 की बात करूं, केस 2 में जब इस स्प्रिंग बैलेंस को फ्रीली नीचे की तरफ गिरने देता हूं तो स्प्रिंग बैलेंस का जो पॉइंटर है वो 0 रीडिंग शो करता है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का वेट 0 हो गया। क्या वास्तव में ऑब्जेक्ट का वेट 0 हो जाता है क्योंकि ये पॉइंटर तो 0 रीडिंग शो कर रहा है? नहीं, वास्तव में इसका वेट तो वही रहता है जो पहले था, लेकिन इसका पॉइंटर 0 रीडिंग शो करेगा बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। और ये कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस किसकी वजह से आई कि जब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो इस ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करेगा। इस पूरे सिस्टम की मोशन को कौन अपोज करेगा? अप थ्रस्ट अपोज करेगा। और इस वजह से क्या होगा? इस वजह से क्या होगा? यहां पर वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाएगी। वैसे ही जब देखिए एस्ट्रोनॉट की जब हम बात करते हैं, एस्ट्रोनॉट को क्यों वेटलेसनेस का कंडीशन एक्सपीरियंस होता है तो वो भी मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। एस्ट्रोनॉट को जो वेटलेसनेस का कंडीशन
अपीयर होता है, यहीं पर आपको बता देता हूं। जैसे आप जानते होंगे एस्ट्रोनॉट के केस में ये अर्थ है मान लीजिए, और अर्थ के चारों तरफ किसी ऑर्बिट में यहाँ पर एस्ट्रोनॉट जो है घूम रहा है। यहाँ पर वेटलेसनेस की कंडीशन आती है, ठीक है। तो यहाँ वेटलेसनेस की कंडीशन क्यों आएगी? क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट घूमता है, ये स्पेसशिप है मान लीजिए, स्पेसशिप है बेटा, ये स्पेसशिप है और इसमें बैठा हुआ ये एस्ट्रोनॉट है, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉट है, मान लेते हैं कि ये कौन है, ये ग्रीन पेन से मैं बना देता हूं, ये एस्ट्रोनॉट है और ये क्या है बेटा, स्पेसशिप है। जब ये स्पेसशिप इस अर्थ के चारों तरफ घूमता है, जब स्पेसशिप अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो इस एस्ट्रोनॉट को वेटलेसनेस की कंडीशन एक्सपीरियंस होती है। क्यों? देखिए जो एस्ट्रोनॉट है और जो स्पेसशिप है, ये किस स्टेट में है? फ्री फॉल की स्टेट में है। एस्ट्रोनॉट और स्पेसशिप दोनों ही फ्री फॉल की कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में है? दोनों ही, स्पेसशिप और एस्ट्रोनॉट और स्पेसशिप दोनों ही फ्री फॉल की कंडीशन में होते हैं, ठीक है। फ्री फॉल की कंडीशन में होते हैं टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ ये फ्री फॉल की कंडीशन में होते हैं। अब इस वजह से क्या होगा, जब भी फ्री फॉल होगा, अब चूंकि ये फ्री फॉल की कंडीशन में है, तो ड्यूरिंग ए फ्री फॉल ये दोनों ही ट्रेवल करेंगे। कौन कौन? एस्ट्रोनॉट और स्पेसशिप ट्रेवल करते हैं डाउनवर्ड टूवर्ड्स विद द सेम एक्सिलरेशन। इन दोनों का एक्सिलरेशन सेम होगा, सेम एक्सिलरेशन से ये अर्थ की तरफ फ्री फॉल में होंगे। और किसके एक्शन में नीचे की तरफ फ्री फॉल होगा? एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इफेक्ट में, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट में। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट को कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता स्पेसशिप की सरफेस से। स्पेसशिप की जो दीवारें हैं, जो सरफेस है स्पेसशिप की, वो सरफेस स्पेसशिप की ना तो एस्ट्रोनॉट पर कोई फोर्स लगाती है और ना ही एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप की सरफेस पर कोई फोर्स लगाता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट को वेटलेसनेस का कंडीशन एक्सपीरियंस होता है जब वो स्पेसशिप में अर्थ के चारों तरफ घूमता है। अर्थ के चारों तरफ जब ये घूमता है कौन? एस्ट्रोनॉट, तो उस समय इसको वेटलेसनेस की कंडीशन अपीयर होती है। उम्मीद है आपको ये जो वेटलेसनेस का कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। शॉर्ट में मैं कह देता हूं, ये देखिए अर्थ के चारों तरफ जो ये स्पेसशिप के अंदर एस्ट्रोनॉट घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है ये स्पेसशिप, तो एस्ट्रोनॉट और स्पेसशिप दोनों ही फ्री फॉल की कंडीशन में होते हैं। और जब भी फ्री फॉल की कंडीशन में होते हैं तो एस्ट्रोनॉट और स्पेसशिप सेम एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट में, सेम एक्सिलरेशन से अर्थ की तरफ जो है फ्री फॉल में होते हैं। और इस वजह से जब ए बराबर जी हो जाएगा, दोनों का एक्सिलरेशन जब जी सेम हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वेटलेसनेस का कंडीशन एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि नीचे की तरफ यहां पर जैसे इससे देखें तो नीचे की तरफ mg लग रहा था और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? ma लगेगा। तो उस केस में w की जो वैल्यू होगी बेटा, वो mg माइनस ma, और a बराबर हो जाएगा g, तो उस केस में w क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई होगी। w इज इक्वल टू mg नीचे की तरफ, mg तो नीचे की तरफ लगेगा, और ma जो अपथ्रस्ट है, एयर का अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा एयर इसके ऊपर, तो ma ऊपर की तरफ, ठीक है। mg वेट नीचे की तरफ, और ये ma मैंने इस अपथ्रस्ट के लिए लिखा है। ये जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो ma ऊपर की तरफ, तो mg माइनस ma, और a बराबर g हो जाएगा। क्योंकि इस स्प्रिंग का और ऑब्जेक्ट का जो एक्सिलरेशन होगा वो सेम होगा, और उस केस में a बराबर g होने की वजह से ये 0 हो जाएगा। तो w इज इक्वल टू 0, यानी ये वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाएगी। किसकी कंडीशन आ जाएगी? वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस कब एक्सपीरियंस होता है? फ्री फॉल में एक्सपीरियंस होता है। फ्री फॉल में क्यों एक्सपीरियंस होता है वेटलेसनेस? क्योंकि जो सिस्टम है वो पूरा की पूरा सेम एक्सिलरेशन से अर्थ के ग्रेविटी के प्रभाव में फ्री फॉल में होता है। इस वजह से ऐसा होता है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की जो इस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से मैंने लिए हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की मैं बात करता हूं। एग्जाम्पल 10.1 एनसीईआरटी का लिया है मैंने। एग्जाम्पल 10.1 एनसीईआरटी, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 raised to the power 24 kilogram and that of the moon is
7.4 into 10 raised to the power 22 kilogram. If the distance between the earth and the moon is 3.84 into 10 raised to the power 5 किलोमीटर, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो जैसा क्वेश्चन दे रखा है वैसा कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश करें। द मास ऑफ द अर्थ, ये है हमारी अर्थ, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ का मास हमें दे रखा है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 किलोग्राम, एंड दैट ऑफ द मून और ये मान लीजिए मून है, ये मून है, ठीक है, ये मून है और ये हमारी अर्थ, ठीक है। आप सेप पर मत जाइएगा, ये तो मैं रफ डायग्राम आपको बना रहा हूं। मून का जो मास है, मास कितना है मून का? मून का मास हम स्मॉल एम से लिख लेते हैं और ये दे रखा है 7.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 किलोग्राम। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं d मान लेता हूं और ये दे रखा है 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 किलोमीटर। ओके, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस इतना हो गया, तो फोर्स कितना एक्सर्ट होगा अर्थ के द्वारा मून पर, ठीक है, कैपिटल जी की वैल्यू हमें ये लेनी है। तो हम सीधे सीधे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा यहाँ पर? सिंस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ m1 हो गया, m2 क्या हो गया? मास ऑफ मून हो गया, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। कैपिटल जी कितना? 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11, ये दे रखा है आपको, ठीक है, इनटू मास कितना? मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 और मास ऑफ मून कितना हो गया? 7.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 और डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर मतलब 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 होल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। ये वैल्यू आएगी। अब देखिए ये किलोमीटर में है तो इसको पहले आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर का मतलब 10 रेज टू द पावर 3 होता है, तो ये 8 मीटर हो जाएगा। 10 रेज टू द पावर 8 मीटर हो जाएगा। मीटर में इसलिए बदलना है, ये किलोग्राम में और डिस्टेंस मीटर में हम लेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए कैपिटल जी आपको मीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखें कि जब भी आप वैल्यूज रखते हैं बेटा तो सेम यूनिट में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर कैपिटल जी मीटर स्क्वायर में है, ये देखिए, तो यहाँ डिस्टेंस भी आपको मीटर में रखनी होगी। तो पहले किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए, फिर यहाँ रखिए, तो ये +8 हो जाएगा 5 के बजाय, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, इसको आप सॉल्व कर ही सकते हैं, तो 2.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 20 न्यूटन इतना फोर्स एक्सर्ट करेगा अर्थ किस पर? मून पर, ये फोर्स आ जाएगा। और यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कार फॉल्स ऑफ ए लेज, ठीक है, एक कार एक लेज से गिरती है एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। सॉल्यूशन की बात करता हूं। ये मान लीजिए हमारी कार है और ये किसी लेज से गिरती है 0.5 सेकेंड्स में, ग्राउंड पर गिर जाती है 0.5 सेकेंड में, और जी का वैल्यू इतना है। व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ठीक है, लेज से गिरती है, ये मान लीजिए यहाँ पर लेज है और यहां से ये कार गिरती है और ये यहां पहुंच जाती है अर्थ सरफेस पर, ग्राउंड पर, ठीक है, और कितने समय में यहां से यहां तक जब पहुंचती है तो टाइम जो लगता है 0.5 सेकेंड्स का लगता है, और जी का जो वैल्यू है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, कार किस स्पीड के साथ ग्राउंड से जाके टकराएगी, जब नीचे गिरेगी कार तो किस स्पीड के साथ जाके टकराएगी। तो देखिए किस स्पीड के साथ जाके टकराएगी, नंबर 1 यही तो है ना। तो कैसे निकालेंगे भाई? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। तो u क्या है? u की वैल्यू, u यहां पर तो कार स्टेशनरी थी शुरुआत में और बाद में v स्पीड से जाके टकराई, तो v निकालना है। एक्सिलरेशन कितना? 10 और t कितना? इतना। तो v निकालना है आपको, u 0 और a की जगह कितना आ जाएगा? +10 आएगा, क्योंकि नीचे की तरफ गिर रही है तो a की वैल्यू g के बराबर हो जाएगी। a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? g के बराबर हो जाएगी। तो +10 और t का मतलब 0.5, इसको हम सॉल्व कर लें तो 10 इंटू 5/10 यानी ये, और ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये v की वैल्यू आ गई। इतनी स्पीड के साथ ये कार जो है ग्राउंड सरफेस से जाके टकराएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड,
0.5 सेकंड के दौरान इस स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा, एवरेज स्पीड दूसरा इसका पार्ट है क्वेश्चन का। एवरेज स्पीड जो होगी, एवरेज स्पीड कितनी एवरेज स्पीड होगी 0.5 सेकंड के दौरान। तो इसे निकालने के लिए हम कहते हैं इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। इनिशियल स्पीड कितनी हमने मानी 0 और फाइनल स्पीड कितनी आई 5 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। बोलिए, ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। तीसरा क्या कह रहा है इसी क्वेश्चन में, तीसरा पार्ट और पूछा जा रहा है, और वो क्या है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। यानी यहां पर लेज है मान लीजिए, तो ये कितना ऊंचाई पर है, ये लेज कितना ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है मान लेते हैं। इस h की वैल्यू हमें निकालनी है, तो h की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, देखिए हम जानते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हाउ हाई, s इज इक्वल टू h हाइट पर है, u का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू किसके बराबर है बेटा, g के बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए का वैल्यू, और टी कितना 0.5 सेकेंड है। ठीक है, तो लिखिए एस की जगह एच लिख दें, यू की जगह 0 लिखें, 0 टी की जगह लिखें 0.5 प्लस 1/2 ए की जगह लिखें 10 और इंटू टी स्क्वायर मतलब 0.5 होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया प्लस ये 5 हो गया, 2 5 10, ठीक है, और ये हो गया आपका 0.25 इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.25 मीटर। इतनी हाइट पर लेज है। ठीक है, ये हाइट आ गई लेज की। तो बड़ा ही आसान सा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इन ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल 10.3 है, एग्जाम्पल 10.3, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स and rises to a height of 10 meter. Calculate the velocity with which the object was thrown upward. And number 2, the time taken by the object to reach the highest point. बहुत ही आसान सा सवाल। देखिए क्या कह रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, और ये कितना ऊपर चला गया थ्रो करने पर, ये 10 मीटर हाइट पर चला गया। एच का वैल्यू कितना 10 मीटर यहां पर चला गया ये थ्रो करके। ठीक है, ऑब्जेक्ट अब कितनी पहला दो बातें यहां पर पूछी जा रही हैं, द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन, कि ये ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया, यानी u पूछा जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, और दूसरा द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा वो भी पूछा जा रहा है। तो पहले हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल लें कि किस वेलोसिटी के साथ इसको थ्रो किया गया था। तो कैसे निकलेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं निकल सकता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम गिवन होता तो फर्स्ट से निकल जाता। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की यदि हम बात करें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें भी टाइम की जरूरत है। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच गया, ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो v का वैल्यू क्या, जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट तो v 0 हो जाएगा, है या नहीं। मैक्सिमम हाइट पर जब ये ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है तो कुछ समय के लिए स्टेशनरी होगा। तो v इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू निकालना है, और 2 a का वैल्यू कितना लेंगे, a का वैल्यू 10 ले लेंगे, a का वैल्यू 10 माइनस होगा, यहां पर a बराबर माइनस जी होगा, यानी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर थ्रो किया जा रहा है और g नीचे की तरफ होता है तो माइनस, और s का मतलब h, और h कितना 10। ठीक है, और यहां से ये 0 हो गया, इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ये 200 हो गया। ठीक है, 10 10 100 और इंटू 200, और यहां से यू स्क्वायर इज इक्वल टू 200 आ गया। तो u की जो वैल्यू आएगी, यहां से u की जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, इसको अंडर रूट 200, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू 200 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 100, यानी u इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10 और रूट 2, और रूट 2 का मतलब होता है 1.414। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें 0। ठीक है, ये कितना आ जाएगा
10 है और 3 जीरोज हैं तो 2 जीरोज यानी 14.14 कितना आ जाएगा 14.14 अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल स्पीड है जिसके साथ इसको थ्रो किया गया है। ठीक है, ये इनिशियल स्पीड। यदि आप 9.8 लेके चलेंगे तो लगभग 14 आ जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 लेकर चले जी का वैल्यू तो इतना आ गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। तो टाइम निकालने के लिए अब आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से काम चल जाएगा। ये लीजिए, ये v तो है 0 और u कितना आ गया आपका 14.14। ठीक है, और a कितना है -10 है और t आपको निकालना है। ये लीजिए यहां से 10t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -10t इज इक्वल टू +14.14। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, t इज इक्वल टू आ गया आपका 1.414 सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेटली 1.414 सेकेंड में ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। बढ़ेंगे हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज पर जाने से पहले और अभी हमारे 2 एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 10.4, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम। एक ऑब्जेक्ट का मास 10 किलोग्राम है। व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो इसका वेट क्या होगा अर्थ सरफेस पर, यह पता करना है। तो देखिए, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम, यानी कोई ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका मास कितना दे रखा है 10 किलोग्राम दे रखा है। इसका अर्थ सरफेस पर, अर्थ पर वेट कितना होगा, अर्थ पर इसका वेट कितना होगा। यहां पर ये अर्थ है मान लीजिए, अर्थ सरफेस पर यदि इसके वेट को मेजर किया जाए तो इसका वेट कितना होगा। देखिए, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ की यदि हम बात करें तो जी का वैल्यू कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसको आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है, और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो भी आप लेना चाहें। तो वेट जो होगा, देयरफॉर वेट जो होगा एट द सरफेस ऑफ अर्थ, W से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और ये क्या होता है mg होता है। कैसे, देखिए आप जानते हैं F इज इक्वल टू ma होता है और A बराबर G है, तो F बराबर क्या आ जाएगा mg, और यही F W होगा तो W बराबर क्या आ जाएगा mg होगा। ठीक है, तो mg वेट हो गया। तो जो मास है, मास कितना है 10 किलोग्राम है और g कितना है 9.8 है। सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 98 अपॉन 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल होगा और ये कितना आ जाएगा 98 न्यूटन, ये वेट आ जाएगा। तो 98 न्यूटन होगा, या फिर न्यूटन के अलावा हम दूसरा यूनिट क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आसान सा सवाल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बढ़ेंगे। एग्जाम्पल 10.5 एनसीईआरटी बुक से ही लिया है। एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन, एक ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन है। एक ऑब्जेक्ट का वेट, जैसा हम हमेशा करते हैं डायग्राम बना लें, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका वेट कितना है, वेट इसका दे रखा है 10 न्यूटन। ठीक है, व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब इसको कहां पर मेजर किया गया, अर्थ सरफेस पर मेजर किया गया। जब इसको अर्थ सरफेस पर मेजर किया जाता है ऑब्जेक्ट को, तो इसका वेट कितना है 10 न्यूटन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जब इसको मून सरफेस पर, जब इसको मून सरफेस पर ले जाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा W डैश मान लेते हैं, वो कितना होगा ये हमें पता करना है। तो देखिए, अर्थ सरफेस पर W इज इक्वल टू 10 न्यूटन और W का मतलब है mg बराबर कितना हुआ 10 न्यूटन। और अर्थ सरफेस की यदि हम बात करें तो G का वैल्यू कितना होता है 10 होता है, इज इक्वल टू 10। तो M का मतलब कितना आ गया 1 किलोग्राम आ गया। M कितना आ गया 1 किलोग्राम आ गया। ठीक है, M 1 किलोग्राम आ गया। आप ये नहीं करना चाहते, सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं कि वेट एट द सरफेस ऑफ मून बराबर होता है 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस पर जो वेट होता है उसका 1/6 होता है कौन, वेट एट द सरफेस ऑफ मून। तो वेट एट द सरफेस ऑफ अर्थ कितना है 10 न्यूटन, इसका 1/6 निकालें
तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.666 ऐसे आएगा, तो 67 न्यूटन इतना वेट हो जाएगा मून सरफेस पर। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये मास निकाल लिया और यहाँ पर मून सरफेस पर जो जी का वैल्यू है वो 10/6 होता है। मून सरफेस पर जी का वैल्यू कितना होता है 10/6, तो 10/6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बात आएगी। तो इस तरीके से वेट मून सरफेस पर वेट निकाला जा सकता है। तो यदि आपको ये पता है तो सीधे इस तरीके से निकाल लीजिए। तो मून सरफेस पर वेट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो ये बात हमने की किसकी, एग्जाम्पल्स की, सॉल्व एग्जाम्पल्स की, जो कि एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज, क्या है क्वेश्चन बेटा, दिखाई दे रहा होगा आपको। हाउ डज, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किस तरीके से बदलेगा जब उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए। जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उनके बीच में कितना हो जाएगा। तो इस आसान सा सवाल है, देखिए कैसे करेंगे इसको। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज की, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 ले रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है वो कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट ये मान लेता हूं और एक ऑब्जेक्ट ये मान लेता हूं, ये ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 2, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किस तरीके से बदलेगा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, यही कह रहा है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में मान लेता हूं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो इस समय होगा वो कितना होगा, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को d/2 कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए, d/2, ठीक है। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को d/2 कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो ग्रेविटेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किस तरीके से चेंज होगा। अब इस केस में मैं मान लेता हूं जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो F डैश है। यहां पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इन दोनों के बीच में होगा, कैपिटल G तो वही रहने वाला है और मास m1 वही रहेगा, m2 वही रहेगा। अब डिस्टेंस कितनी हो गई, d की जगह d/2 हो गई। क्लियर है, d/2 का होल स्क्वायर होगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो f डैश इज इक्वल टू g इंटू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। अब इस 4 को बेटा हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, तो ये क्या आ गया 4 इंटू g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब ये g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर किसके बराबर है, ये तो पहले वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर जब डिस्टेंस d थी। तो इसको लिख देंगे हम इनिशियल फोर्स, यानी जो फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। जब आप दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को आधा कर देते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। भाई डिस्टेंस को आधा करने से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 टाइम्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटे। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूं। अब देखिए, जस्ट ए मिनट, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेज। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल यानी प्रोपोर्शनल फॉर्म में लगता है। वाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। तो फिर हैवी ऑब्जेक्ट तेजी से क्यों नहीं गिरता है लाइटर ऑब्जेक्ट की तुलना में। तो देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स ग्राउंड विद कांस्टेंट एक्सिलरेशन, जिसे आप एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, है या नहीं। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेज। चलिए मैं इसको समझाता हूं आपको।
क्वेश्चन समझ लीजिए पहले कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सभी ऑब्जेक्ट पर प्रोपोर्शनल होता है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेज होता है। वाई देन, फिर भी ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट, फिर भी जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो तेजी से क्यों नहीं गिरता है लाइट ऑब्जेक्ट की तुलना में, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है ऑब्जेक्ट के मासेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट मैं ले लेता हूं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और यहां पर मैं मान लेता हूं कि m1 ज्यादा है m2 से। ठीक है, m1 ज्यादा है m2 से, तो ये हैवियर ऑब्जेक्ट हो गया, ये हैवी ऑब्जेक्ट हो गया, और ये लाइट ऑब्जेक्ट हुआ, ये लाइट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। जब इनको रिलीज करेंगे बेटा, जब इनको रिलीज करेंगे तो इनका जो नीचे की तरफ फ्री फॉल होगा, जब इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ किसी हाइट से छोड़ेंगे तो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, एक हैवी ऑब्जेक्ट है, एक लाइट ऑब्जेक्ट है। समझिएगा बेटा, हैवी ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है और लाइट ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है, जब ये नीचे की तरफ गिरेंगे तो कांस्टेंट एक्सिलरेशन के साथ गिरेंगे, है यानी सेम एक्सिलरेशन के साथ गिरेंगे, क्योंकि ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ गिर रहे हैं। अर्थ सरफेस पर कुछ हाइट से इन दोनों ऑब्जेक्ट को गिराया गया, तो ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी गिर रहे हैं, है या नहीं। तो नीचे जब ये गिरेंगे दोनों ऑब्जेक्ट, तो इनका जो एक्सिलरेशन होगा, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो सेम होगा, है या नहीं। यदि हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लें, तो उस केस में दोनों सेम एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे की तरफ गिरेंगे। सो क्या होगा, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिपेंड नहीं करता अपॉन मासेज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मासेज पर डिपेंड नहीं करता है, मासेज पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए हैवी ऑब्जेक्ट जो है फास्टर नहीं गिरेगा लाइटर ऑब्जेक्ट की तुलना में। ठीक है या नहीं भाई, फिर से सुनिए, क्वेश्चन में दे रखा था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेज। ठीक है, लेकिन फिर भी हैवी ऑब्जेक्ट जो है फास्टर नहीं गिरता लाइटर ऑब्जेक्ट की तुलना में। इसकी वजह क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि ये अंडर द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो इनके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो सेम होगा। और ये जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इन ऑब्जेक्ट्स के मासेज पर डिपेंड नहीं करता। G does not depend on masses of object पर जब नहीं डिपेंड करता है तो उस केस में हैवी ऑब्जेक्ट होंगे जो, therefore heavy objects do not fall faster than the lighter object। बोलिए बात समझ में आई बच्चों। ठीक है भाई, जब सेम एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे गिर रहे हैं तो उस केस में मासेज का तो कोई फर्क यहां पड़ेगा ही नहीं। इसलिए दोनों ही ऑब्जेक्ट, यदि हम यहां पर ध्यान रखिए एयर रेजिस्टेंस को नोट करके रखना है, इस केस में हमने एयर रेजिस्टेंस जो होगा, एयर रेजिस्टेंस उसको नेग्लिजिबल कंसीडर किया है, इज कंसीडर्ड एज नेग्लिजिबल। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसीडर किया है। ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए हैवी ऑब्जेक्ट तेजी से नहीं गिरेगा, दोनों एक ही स्पीड से नीचे आएंगे, क्योंकि एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो गई, क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देख लेते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ए 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। अर्थ और उसकी सरफेस पर रखे हुए 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। मास ऑफ अर्थ आपको गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ भी आपको गिवन है। तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल हो गया है। तो भाई किसी अर्थ सरफेस पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अर्थ सरफेस पर, ये है हमारी अर्थ, ठीक है,
अर्थ की रेडियस आपको पता है, क्वेश्चन में गिवन भी है, कितनी दे रखी है रेडियस ऑफ अर्थ? रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर दे रखी है, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ ये भी दे रखा है आपको 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ये अर्थ का मास हो गया, ये रेडियस हो गई, ठीक है। इस पर एक 1 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है बेटा? ये मास कितना है इसका? 1 किलोग्राम। और ये कहां रखा हुआ है? अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है। तो इनके बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, इस अर्थ का जो साइज है अर्थ के कंपैरिजन में तो काफी छोटा है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ले लेंगे। तो यहां पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा इन दोनों के बीच? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होगा F बराबर कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर डिस्टेंस कौन सा लेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। अब G कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। मास कितना है? 6 मास ऑफ अर्थ कैपिटल M 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम इंटू स्मॉल m मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 1 किलोग्राम अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ कितना? 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी बेटा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.4 होल स्क्वायर है तो 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6, ठीक है भाई। इस तरीके से ये किया तो ये देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6.67 तो ऊपर है इंटू 6 ऊपर है और नीचे 6.4 इंटू 6.4 है। अब 10 की पावर नीचे तो 12 हो गया, ऊपर 24 है तो 12 बचेगा और ये -11 है तो +1 बचेगा। कितना बचेगा? +1 बचेगा। यानी इसको लिखा जा सकता है ये 667 अपॉन 64 इंटू 64 और इंटू 60 ये लिखा जा सकता है अप्रोक्सीमेटली। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी वो 9.8 न्यूटन होगी। कितनी होगी? 9.8 न्यूटन होगी, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे भाई ये 30 और ये 32 और फिर ये 15 ये 32, ठीक है। और इसके बाद में आप सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व कर लें। 5 10 3 6 90 100 का 0 10 15 6 90 100, ठीक है। और नीचे 32 इंटू 32 तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है देखिए, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। अर्थ और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विद विच मून अट्रैक्ट द अर्थ? वाई? क्वेश्चन क्या है देखिए, अर्थ एंड मून अट्रैक्ट ईच अदर। अर्थ और मून जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए ये है अर्थ और ये है मून। अर्थ और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि क्या अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है या फिर मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है या फिर दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं? क्या पूछा जा रहा है? डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ? अर्थ मून को उसी फोर्स के साथ लार्जर है या स्मॉलर है या बराबर है जिस फोर्स के साथ अर्थ मून को अट्रैक्ट करता है, क्या मून अर्थ को भी उसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है? और यदि ऐसा है तो ऐसा क्यों? देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इक्वल फोर्स के साथ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में।
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने दिया था, उसने कहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं। अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद एन इक्वल फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ। इसका मतलब अर्थ के द्वारा, अर्थ जिस फोर्स के साथ मून को अट्रैक्ट कर रहा है वो कितना है, F1 है। तो मून अर्थ को जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा वो कितना होगा, F2 होगा। ये किसने कहा था, ये कहा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये बात बोली गई थी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये बात बोली गई थी। ठीक है, इसलिए दोनों सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 पर 4 के जैसा ही है। देखिए, इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। यदि मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो फिर अर्थ मून की तरफ क्यों नहीं मूव कर जाती। क्वेश्चन समझ गए आप। यदि मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है, क्वेश्चन 5 ये कहता है यदि मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है, यदि मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो फिर अर्थ मून की तरफ क्यों नहीं चली जाती, अर्थ मून की तरफ क्यों नहीं चले जाती, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, अर्थ और मून जो होते हैं, अर्थ और मून इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। अभी अभी मैंने बताया, जितना मून अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है उतना ही अर्थ मून के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। द अर्थ एंड द मून एक्सपीरियंसेज इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ईच अदर, हाउएवर द मास ऑफ अर्थ इज लार्ज। देखिए, मास ऑफ अर्थ जो है मास ऑफ मून से ज्यादा होता है। ठीक है, मास ज्यादा होने के बावजूद भी, मास ऑफ अर्थ ज्यादा है, मास ऑफ मून कम है, फिर भी मून और अर्थ एक दूसरे को सेम ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स मून अर्थ पर लगा रहा है उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ मून पर लगा रहा है, जबकि मास ऑफ अर्थ मून के मास से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जो एक्सिलरेशन एक्सपीरियंस होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द एक्सपीरियंस बाय मून ड्यू टू अर्थ। भाई, मून के द्वारा, मून पर जो जी का वैल्यू है, मून पर जी का वैल्यू जी डैश कितना है, G/6 है, जबकि यहां जी का वैल्यू जी है। तो जी का वैल्यू कहां ज्यादा है, अर्थ पर ज्यादा है। जी का वैल्यू कहां ज्यादा है बेटा, अर्थ पर ज्यादा है। और कहां कम है, मून पर कम है, मून पर कम है। जी का वैल्यू अर्थ पर ज्यादा है, मून पर कम है। और होता क्या है, होता क्या है, देखिए, जब जो मून है, मून तो कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, मून तो कम ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा, किसके कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में। इस कारण अर्थ जो है मूव नहीं करती मून की तरफ। समझ रहे हैं मेरे बात को। देखिए, अर्थ और मून एक दूसरे को इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। मास ऑफ अर्थ ज्यादा है मून से, फिर अर्थ की तरफ मून क्यों नहीं चला जाता, या मून की तरफ अर्थ क्यों नहीं चले जाती। क्वेश्चन ये है कि मून अर्थ की तरफ क्यों नहीं चला जाता, क्योंकि मून का जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मून के कारण जो अर्थ को एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगा वो काफी कम होगा, जितना कि अर्थ मून को अर्थ के कारण एक्सपीरियंस हो रहा है। मून को कितना एक्सपीरियंस होगा, जी, और अर्थ को कितना होगा, G/6। तो मून के कारण, मून पर तो जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो काफी कम है। तो आंसर क्या लिखेंगे बेटा, द अर्थ एंड द मून एक्सपीरियंस इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ईच अदर, हाउएवर द मास ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन द मास ऑफ मून, therefore the acceleration experienced by the earth due to gravitational pull of moon is very small in comparison to the acceleration experienced by moon due to earth। अर्थ के द्वारा मून के कारण और मून के द्वारा अर्थ के कारण जो एक्सिलरेशन एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहां मून के कारण G/6 है और अर्थ के कारण G है, इसलिए अर्थ, देयरफॉर द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, अर्थ मून की तरफ मूव नहीं करती है। समझ में आ गई होगी आपको बात।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। जो मैंने बोला है बेटा उसको आप पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। ये तो मैंने आपको बताया था बेटा। देखिए जी, चलिए इधर ही करके बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ये दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ठीक है, इसका मास m1, इसका मास m2 है। तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, इफ m1 इज इक्वल टू 2m और m2 को हमने m रखा। m2 कितना है, m है, और m1 कितना है, पहले m था लेकिन अब m1 को मैंने कितना कर दिया, डबल कर दिया। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना हो जाएगा अब इस केस में, इस केस में हो जाएगा g, m1 की जगह क्या हो जाएगा 2m, और m2 की जगह क्या हो जाएगा m अपॉन डिस्टेंस को मैं d ले लेता हूं दोनों के बीच में, तो d स्क्वायर। जब आपने दोनों का मास सेम लिया था तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना आया था, m1 का मतलब m, m2 का मतलब m अपॉन डी स्क्वायर आया था। इतना आया था ना पहले। अब देखिए जब आपने एक के मास को डबल कर दिया तो क्या हुआ, एक को मास को जब डबल कर दिया तो 2 तो इधर आ जाएगा, और g m1 का मतलब m, m2 का मतलब m अपॉन डी स्क्वायर। और ये जो है शुरू वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये बाद वाला जब पहले के मास को डबल कर दिया तो जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो 2 टाइम्स होगा पुराने ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, यदि किसी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया तो फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विल गेट डबल्ड। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। यदि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस d, ये d डैश एक बार तो इनिशियल डिस्टेंस का डबल कर दिया, और फिर दूसरे केस में कह रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये ट्रिपल कर दिया जाए, तो क्या होगा। इन दोनों केस में अलग अलग निकालना पड़ेगा। इसका मास m, इसका मास m, इसका मास m, इसका मास m। ये m1 ले लिया हमने, ये m2 ले लिया। ठीक है, ये m1 है बेटा, हम दोनों को ही बराबर मास कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा पहले केस में, g, m1 का मतलब m, m2 का मतलब m, और d डैश का मतलब 2d होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/4 आएगा बाहर, g m m अपॉन डी स्क्वायर। ये नया ग्रेविटेशनल फोर्स, अब देखिए जरा 1/4 हो गया, ये ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका क्या हो गया 1/4 हो गया या नहीं। ठीक है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस को डबल करने से उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 हो जाएगा, यानी रिड्यूस हो गया। सेकंड केस में देखें, डिस्टेंस को ट्रिपल कर दें तो फोर्स कितना होगा, g m1 मतलब m, m2 मतलब m, और डिस्टेंस d डैश का मतलब क्या है 3d, यानी 3d होल स्क्वायर होगा, 3d होल स्क्वायर होगा, और ये आ जाएगा 1/9, 3 का होल स्क्वायर g m1 m, m2 m। ठीक है बेटा, अपॉन डी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1/9, और ये जो क्वांटिटी है ये पुराना ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो देखिए और ज्यादा रिड्यूस हो गया, 1/9 हो गया। कितना हो गया 1/9 हो गया। तो डिस्टेंस को ट्रिपल करने से फोर्स 1/9, डिस्टेंस को डबल करने से फोर्स 1/4 हो जाएगा। अब तीसरे पार्ट में ये कह रहा है कि यदि मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल, यदि दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास को डबल कर दिया जाए तो ऑब्वियसली फोर्स तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना। तो देखते हैं थर्ड केस में दोनों ऑब्जेक्ट के मासेज को, m1 को 2m कर दिया, m2 को भी 2m कर दिया, डिस्टेंस को वही रखा, d रखा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होगा नया वो कैपिटल G, m1 का मतलब 2m, m2 का मतलब 2m अपॉन डी स्क्वायर ये आएगा, और यहां से 2 इंटू 2 4 बाहर ले लीजिए, g m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। ये पुराना वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब मास दोनों का बराबर था तो कितना आ गया, नया जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 4 टाइम्स बढ़ गया दोनों ऑब्जेक्ट के मासेज को डबल करने से। दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थ्योरी में मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल।
फ्री फॉल का एक्सिलरेशन क्या होता है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको भी डिफाइन किया हुआ है हमने, तो ये भी बता दिया मैंने आपको। व्हाई डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट इज नोन एज व्हाट, बता सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट अर्थ के बीच में, ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बेटा, क्या वो mg के बराबर नहीं होता। m मास है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और कैपिटल M मास है अर्थ का, तो देखिए ये mg यानी वेट हो जाएगा, यानी ये क्या होगा, वेट होगा। तो किसी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स वेट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वेट कहलाता है। समझ में आ गया कैसे भाई, अर्थ का मास कैपिटल एम, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा बेटा, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है, या कैपिटल आर स्क्वायर जो रेडियस है अर्थ का। अब ये कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर है, स्मॉल जी, और ये एम, जी इंटू एम यानी एम जी, और ये एम जी क्या होता है, वेट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, वेट होता है, ठीक है। चलिए ये भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए जरा। अमित वाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड। अमित ने क्या खरीदा, कुछ ग्राम सोना खरीदा, कहां पर, पोल्स पर, एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसके एक फ्रेंड के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ही हैंड्स ओवर द सेम, उसके दोस्त ने कहा था उसको कि अमित कहाँ रह रहा था, पोल्स पर रह रहा था। अमित के दोस्त ने कहा कि भाई कुछ ग्राम जो है सोना खरीद के ले आना। अब अमित ने खरीद करके उसके अपने फ्रेंड को हैंड ओवर किया। व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर, उसका फ्रेंड कहाँ रह रहा है, इक्वेटर पर रह रहा है। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड, व्हाट, क्या फ्रेंड एग्री हो जाएगा कि जितना वेट उसने मेजर किया था पोल पर उतना ही उसको उसके साथ वो एग्री करेगा, नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, एग्री नहीं करेगा। देखिए बेटा क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, अच्छा कुछ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये है हमारी अर्थ, ये है हमारी प्यारी अर्थ, ठीक है, ये है इक्वेटर, ये क्या है, इक्वेटर, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है। यहां एक व्यक्ति है, अमित का फ्रेंड है, यहां अमित का फ्रेंड है, ये अमित का फ्रेंड है, अमित फ्रेंड है, ठीक है, ये इक्वेटर पर रहता है, और ये है अमित बाबू, ठीक है, ये कहां रह रहे हैं, पोल्स पर रह रहे हैं, पोल्स पर। अमित के दोस्त ने अमित को कहा कि कुछ ग्राम जो है सोना परचेज करके ले आना। तो अमित ने सोना परचेज किया और वो कहां आ गया, इक्वेटर पर आ गया, और अमित को हैंड ओवर किया। क्या जो वेट सोना परचेज करके लाए अमित, उसने अपने दोस्त को दिया, तो क्या अमित का दोस्त उसी वेट से सहमत हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अमित्स फ्रेंड विल नॉट एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड, व्हाट, क्योंकि जो जी का वैल्यू है वो पोल्स पर ज्यादा होता है, पोल्स पर ज्यादा होता है, इक्वेटर पर कम होता है। तो जो वजन उसने पोल्स पर तोला होगा वो तो ज्यादा होगा, ठीक है, और जो इक्वेटर पर गोल्ड का वेट होगा वो लेस होगा। वेट ऑफ गोल्ड एट इक्वेटर वुड बी लेस देन द वेट एट पोल्स। गोल्ड का जो वेट होगा इक्वेटर पर कम होगा, पोल्स पर ज्यादा होगा, इसलिए अमित का दोस्त अमित से सहमत नहीं होगा। क्लियर है बेटा, अच्छा सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। Why will a sheet of paper fall slower than one that is crumpled into a ball? भाई ये तो अच्छा एक सवाल मैंने आपको एक्टिविटी करके भी बताया था। देखिए एक पेपर है, शीट ऑफ पेपर कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए ये शीट ऑफ पेपर है, ये शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, इसको मैं क्रम्पल्ड कर देता हूं बॉल के रूप में। पहले मैं शीट ऑफ पेपर को गिराता हूं। देखिए जब शीट ऑफ पेपर को आप गिराओगे, इस शीट ऑफ पेपर को गिराओगे, धीरे धीरे गिर रहा है। जब इसको मैं बॉल के रूप में ऐसे क्रम्पल्ड कर दूंगा, इसको इस तरीके से बॉल के रूप में क्रम्पल्ड कर दूंगा, और फिर इसको जब इसको मैंने क्रम्पल कर दिया बॉल के रूप में इस तरीके से, और फिर इसको गिराऊंगा तो तेजी से गिरेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है।
देखिए कि ऐसा क्यों होता है कि जब सीट ऑफ पेपर को क्रम्पल कर दिया जाता है बॉल के रूप में, ये तो पेपर है, ये पेपर है, और क्रम्पल कर दिया उसको बॉल के रूप में। किसके रूप में क्रम्पल कर दिया बेटा? बॉल के रूप में। ये पेपर था, ये पेपर था, और क्रम्पल्ड क्रम्पल्ड इनटू क्रम्पल्ड इनटू ए बॉल, बॉल के रूप में जब इसको क्रम्पल कर दिया तो ऐसा हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? देखिए यहां पर इसका जो सरफेस एरिया है बेटा वो ज्यादा है ना बेटा। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यहां क्या है? पेपर का लार्ज है या नहीं? और यहां सरफेस एरिया क्या हो गया? सरफेस एरिया यहां क्या हो गया? स्मॉल हो गया, कम हो गया ना, है या नहीं? जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो जो एयर रेजिस्टेंस है वो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा यहां पर। जहां पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एयर रेजिस्टेंस जिसको आप अप थ्रस्ट भी कह सकते हो, अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट क्या होगा बेटा? यहां लार्ज होगा, लार्ज होगा ना इस केस में, ठीक है। और यहां पर एयर रेजिस्टेंस जिसे आप अपथ्रस्ट कह रहे हो, जब इसको पेपर को आपने बॉल के रूप में क्रम्पल कर दिया तो जो अपथ्रस्ट लगेगा वो कम लगेगा क्योंकि एरिया कम मिल रहा है, स्मॉल होगा एरिया जो अपथ्रस्ट होगा, और यहां अपथ्रस्ट लार्ज होगा, ठीक है। अब जब लार्ज अपथ्रस्ट लगेगा तो ये पेपर का जो पेपर है ये तो धीरे धीरे गिरेगा, और ये जो बॉल के रूप में आपने क्रम्पल कर दिया है पेपर को, ये तेजी से गिरेगा, ये तेजी से गिरेगा, फास्ट गिरेगा, फास्ट, और ये स्लो गिरेगा, स्लो फॉल होगा इसका, ठीक है। ये फास्ट फॉल होगा, ये तेजी से गिरेगा, ठीक है। तो ये किसके कारण हुआ? अप थ्रस्ट के कारण हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? देखिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द surface ऑफ मून इज 1/6 as strong as gravitational force on the earth. What is weight in Newton of a 10 kilogram object on the moon and on the earth? 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का मून पर और अर्थ पर वेट क्या होगा? यदि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बहुत ही आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, आप कई बच्चों ने तो कर भी लिया होगा। भाई क्या कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है मून पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, मून सरफेस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो 1/6 होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन अर्थ, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स तो वेट होता है ना बेटा, यही ग्रेविटेशनल फोर्स वेट होता है। तो वेट एट द सरफेस ऑफ मून वुड बी अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट कितने मास का दे रखा है? 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, 10 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट का हमें वेट चाहिए मून सरफेस पर और अर्थ सरफेस पर। तो पहले अर्थ सरफेस पर देख लें, एम जी होता है, एम कितना है? 10 किलोग्राम, जी कितना है? 10 है अर्थ सरफेस पर, तो कितना आ गया? 100 न्यूटन आ गया, ठीक है। वहीं इसका वेट आप मून सरफेस पर निकालोगे तो m इंटू जी। अब g कितना होता है मून सरफेस पर? भाई g/6 होता है, g/6 होता है मून सरफेस पर g का वैल्यू, ठीक है। तो m का मतलब 10 और g मतलब 10/6 इतना होता है मून सरफेस पर, 10/6। तो ये कितना हो गया? 100/6। कितना हो गया? 100/6 न्यूटन। तो ये तो कम आया ना, 6 1 जा 6, 4 6 8 जा 38, और फिर 2 बचेगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, इस तरीके से न्यूटन आएगा। यहाँ 100 न्यूटन और यहाँ मात्र इतना न्यूटन आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेट निकाल सकते हो। वही वेट एट द सरफेस ऑफ मून पता चल गया, वो सॉरी अर्थ पर वेट पता चल गया, तो इस फॉर्मूले में रख दो, जो भी वेट आएगा 100/6 हो जाएगा मून सरफेस पर। इस तरीके से निकाला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। A ball is thrown upward with a velocity 49 meter per second. Calculate the maximum height to which it rises. एक बॉल है जिसको अपवर्ड थ्रो किया गया है, किस वेलोसिटी के साथ? 49 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। तो बताइए कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये ऊपर जाएगी, और उस हाइट तक जाने में और फिर वापस अर्थ पर आने में कितना समय लगेगा? द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए एक बॉल, क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा सवाल है।
ये अर्थ सरफेस है। ये क्या है? अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया। ये बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है। इस बॉल को फेंका गया। कहां से थ्रो किया गया? इस बॉल को अर्थ सरफेस से थ्रो किया गया। अर्थ सरफेस से, ठीक है। किस वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया? जब इस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया तो इसकी जो वेलोसिटी थी 49 मीटर पर सेकंड थी। इनिशियल वेलोसिटी कही जाएगी। अब ये हो गई मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट हो गई ना बेटा, इतनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर जाकर के कुछ समय के लिए रुकेगी। तो यहां से बॉल इस हाइट पर गई और फिर वापस बॉल इधर आएगी। तो जाते समय तो टाइम t1 और आते समय टाइम t2। तो टोटल टाइम निकालना है। एक तो ये सवाल कह रहा है कि t1 प्लस t2 कितना होगा, ठीक है। और किस मैक्सिमम हाइट तक ये बॉल गई ये भी पता करना है। किस मैक्सिमम हाइट तक ये बॉल गई ये भी हमें पता करना है, ठीक है। ये सवाल है। तो देखिए कैसे होगा, कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हम मैक्सिमम हाइट पता करना चाहते हैं, तो कौन सा इक्वेशन लग सकता है इसमें? सिंपल सी बात है। कौन सा इक्वेशन लग रहा है इसमें? फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं, यूजिंग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। v कितना 0, u कितना 49 होल स्क्वायर, और ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो a की वैल्यू क्या होगी? माइनस 9.8 होगी, ठीक है या नहीं भाई? a की वैल्यू माइनस g के बराबर होगी और g कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं इसलिए, ठीक है भाई। तो ये हो गया। और s यानी मैक्सिमम हाइट, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? h मैक्सिमम बराबर आएगा 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8, ये आएगा, ठीक है। अब देखिए पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 आ जाएगा। 49 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, ठीक है। 49 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा। ऊपर हो गया 490 और नीचे हो गया 4, नीचे हो गया 4। इसको सॉल्व करें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। बचेगा 1, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो 122.5 मीटर ये मैक्सिमम हाइट आ गई, ठीक है भाई। ये मैक्सिमम हाइट आ गई। अब निकालना है टाइम कि कितना समय लगा उसको। पहले तो टाइम ऑफ असेंट निकालें और टाइम ऑफ डिसेंट। देखिए ऊपर जाने के समय जो टाइम है और नीचे आने का जो टाइम है, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था। जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था बेटा? क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि टाइम ऑफ असेंट यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा समय, टाइम ऑफ असेंट बराबर होता है टाइम ऑफ डिसेंट के। यानी मैक्सिमम हाइट से वापस अर्थ सरफेस पर आने में लगा समय टाइम ऑफ डिसेंट कहलाएगा, और अर्थ सरफेस से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा समय टाइम ऑफ असेंट कहलाएगा। तो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, है या नहीं? ठीक है, यानी बराबर टाइम लगेगा। तो कैसे निकाले टाइम? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जाते समय निकाल लीजिए। तो v का वैल्यू तो 0 और u का वैल्यू 49 और a का वैल्यू माइनस 9.8 हो जाएगा, और t निकालना है। तो t बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 49 अपॉन 9.8 ये आ जाएगा। अब पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और ये 10, यानी कितना आ गया? 5 सेकेंड आ गया। कितना आ गया? 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम भाई ये तो जाते समय लगा और आते समय टाइम ऑफ डिसेंट कितना? 5। तो टोटल टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। समझ में आ गया? समझ में आ गया। टोटल टाइम उसको 10 सेकेंड लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। एक स्टोन को एक टावर से रिलीज किया गया, छोड़ा गया है टॉप ऑफ द टावर, जिसकी हाइट 19.6 मीटर है। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को टच करने से पहले जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन और आसान सा सवाल है। क्या कह रहा है? टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है मान लीजिए कोई, ये टावर है, ठीक है, ये टावर है, ये टावर है। टॉप ऑफ द टावर से क्या किया गया? एक स्टोन को रिलीज किया गया और इसकी हाइट जो है टावर की, ये आपको गिवन है।
हाइट ऑफ टावर इज 19.6 मीटर। 19.6 मीटर हाइट का ये टावर है। ठीक है, टावर है। टावर की हाइट कितनी है? 19.6 मीटर। यहां से एक स्टोन, ये स्टोन है, इसको रिलीज किया गया, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, जब इस स्टोन को रिलीज किया गया तो ये पता करना है कि इसकी जब ये जिस वेलोसिटी के साथ ये स्टोन इस अर्थ सरफेस से टकराएगा तो किस वेलोसिटी के साथ टकराएगा, है या नहीं? कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को टच करने से पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी? तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी को v मान लेता हूं। ठीक है, तो v निकालना है तो सिंपल सी बात है, इसमें इक्वेशन लग जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका यूज कर लेते हैं, इससे ये सवाल हो जाएगा। v निकालना है, u क्या है? 0 है, प्लस नीचे की तरफ आ रहा है तो a बराबर g होगा। नीचे की तरफ स्टोन आ रहा है इसलिए a बराबर g होगा, और g की वैल्यू आप यहां ले सकते हैं कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a की जगह रखें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और s हाइट कितनी है? 19.6 मीटर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 9.8, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, और 9 19.6 इंटू 19.6 ये आएगा। ये v स्क्वायर की वैल्यू है तो v कितना आ गया? 19.6 मीटर पर सेकेंड। बोलिए, समझ में आ गया? आसान सा सवाल। इस मैक्सिमम स्पीड के साथ ये अर्थ सरफेस से जाके टकराएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। 15 क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका गया विद एन इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड के साथ ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, और g का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। स्टोन कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा वो पता करना है। और व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और टोटल डिस्टेंस क्या कवर होगी, ये पूछा जा रहा है। तो एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है। तो देखिए ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस से एक स्टोन है, ये स्टोन है, इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है। तो ये मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। मान लीजिए ये मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट तक चल गया। और इनिशियली जब स्टोन को थ्रो किया गया है, इनिशियली स्टोन को जब थ्रो किया गया है तो वेलोसिटी वो कह रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ? 40 मीटर पर सेकेंड के साथ थ्रो किया गया। ऊपर की तरफ जा रहा है तो a बराबर माइनस जी होगा, और g कितना लेना है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा पहले तो ये पता करना है। तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा भाई, इसको पता करने के लिए हम इन लगा देते हैं फॉर्मूला। कौन सा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। v कितना है? मैक्सिमम हाइट का पॉइंट पर जब जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 0, और u का वैल्यू कितना? 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 40 होल स्क्वायर, और 2 a का मतलब माइनस जी, और माइनस जी का मतलब -10, तो ये 10 हो जाएगा। माइनस को इधर ले लिया मैंने, और s का मतलब मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ये मैक्सिमम हाइट जो आएगी, इसको सॉल्व करने से 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20, 22 जब 40, और ये आ जाएगी 80 मीटर। कितनी आ गई? 80 मीटर। ये मैक्सिमम हाइट होगी, 80 मीटर मैक्सिमम हाइट होगी। यानी यहां से यहां तक की हाइट कितनी आ गई? 80 मीटर आ गई। अब कह रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सॉरी टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी और नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए पत्थर यहां से यहां गया, अब वापस नीचे आएगा, वापस नीचे आएगा तो जहां से गया था वहीं आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ऊपर जाते समय 80 मीटर गया, नीचे आते समय 80 मीटर आया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस की यदि मैं बात करूं, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 80 मीटर तो ऊपर जाते समय, और 80 मीटर नीचे आते समय, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 160 मीटर। बोलिए बात समझ में आई? ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अर्थ और सन के बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पता करना है। द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम एंड ऑफ द सन इज 2 × 10⁻30 किलोग्राम। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 1.5 × 10⁻11 मीटर। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू मतलब सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस इतना है, तो बताना है कि कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल हो गया है, तो आपको फॉर्मूला फिट करना है जस्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16, ये सन है और ये अर्थ है। सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस हमें दे रखा है। कितना दे रखा है एवरेज डिस्टेंस? सन और अर्थ के बीच एवरेज डिस्टेंस 1.5 × 10⁻11 मीटर दे रखा है। ठीक है। मास ऑफ सन दे रखा है, मास ऑफ सन दे रखा है 2 × 10⁻30 किलोग्राम और मास ऑफ अर्थ दे रखा है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये मासेस दे रखे हैं, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा लगा दीजिए। ये लीजिए मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो जी कितना 6.67 × 10⁻11 -11। ठीक है। और इंटू ms मास ऑफ सन 2 × 10⁻30 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 अपॉन डिस्टेंस कितना 1.5 × 10⁻11 और इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें 6.67 × 2 × 6 और ये -11 है, ये +30 और ये +24 +54 में से -11 +54 में से 54 में से 11 माइनस करें 343 10⁻43 आ जाएगा और नीचे 1.5 × 1.5 और 10⁻11 का होल स्क्वायर हो गया 22। ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 667 अपॉन ये आ जाएगा 15 5 जा और ये हो जाएगा 225 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा इंटू 12 ऊपर आएगा इंटू 10⁻, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो बचेगा 21। कितना बचेगा 21। ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी कितनी 3.57 अप्रोक्सीमेटली 3.57 इंटू 10⁻22 न्यूटन ये आएगी वैल्यू। कितनी वैल्यू आएगी? इतनी वैल्यू आएगी। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा सन और अर्थ के बीच। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखिए। ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर जिसकी हाइट 100 मीटर है। एक स्टोन को एक टॉप ऑफ टावर जिसकी हाइट 100 मीटर है वहां से छोड़ा गया है। एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड और उसी समय नीचे से एक वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड उसी समय एक दूसरा स्टोन ग्राउंड से ऊपर की तरफ 25 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया है। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। कब और कहां पर दोनों स्टोन मिल जाएंगे ये हमें पता करना है। कब और कहां पर मिलेंगे दोनों स्टोन? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल और एट द सेम टाइम आसान भी है। देखिए क्या कह रहा है, ये टॉप ऑफ टावर है, ये टावर है, ये क्या है टावर है। पहले इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये टावर है और ये अर्थ सरफेस है। ठीक है, अर्थ सरफेस है ये। तो एक स्टोन तो यहां से फेंका, एक स्टोन यहां से फेंका ऊपर की तरफ। किस स्पीड से फेंका है भाई? 25 मीटर पर सेकेंड ये स्टोन जो फेंका है। और एक स्टोन उसी समय ऊपर से छोड़ा गया है, ऊपर से छोड़ा गया है और जो हाइट है टावर की वो 100 मीटर है। बताइए ये स्टोन नंबर 1 और ये स्टोन नंबर 2 आपस में किस जगह मिलेंगे? आपस में किस जगह मिलेंगे और कब मिलेंगे? समय भी बताना है कि किस समय मिलेंगे और कितनी डिस्टेंस पर मिलेंगे। ठीक है, ये पता करना है। तो पहले देखिए, पहले मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में करूंगा। फर्स्ट पार्ट में देखिए मान लीजिए कि जो स्टोन है वो ड्रॉप किया गया टावर से। जब इस स्टोन 1 की मैं बात करता हूं, स्टोन 1 की मैं बात करता हूं, तो ये टावर से ड्रॉ किया गया है
तो u इज इक्वल टू 0 होगा। इसके लिए u का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अब जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे की तरफ आ रहा है तो प्लस में ही होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है। और जो हम मान लेते हैं कि टाइम t के बाद में ये मिल रहे हैं। मान लीजिए ये दोनों जो स्टोन्स हैं ये टाइम t के बाद में मिल रहे हैं। लेट आफ्टर टाइम t बोथ स्टोन्स विल मीट। कितने समय के बाद मिलेंगे, टी टाइम के बाद में मिलेंगे। टी टाइम के बाद में मिलेंगे। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि टी समय के बाद ये दोनों मिलेंगे। तो टी समय में स्टोन 1 ने कितनी दूरी तय कर ली ये पता कर लें। तो यहां पर टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू टी। टी समय के बाद में जो स्टोन ने दूरी तय की यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे निकाल लेंगे। तो कितनी दूरी आएगी भाई, एस इज इक्वल टू यू का मतलब 0, तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई। ठीक है। प्लस 1/2 नीचे की तरफ आ रहा है तो 9.8 और ये टी स्क्वायर। ठीक है। 9.8 टी स्क्वायर, यानी इससे इक्वेशन निकल के आई 9.8 कैंसिल होगा तो 4.9 टी स्क्वायर एस इज इक्वल टू, ये एक इक्वेशन निकल के आई, एस इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है भाई। अब स्टोन 2 के लिए देखें, स्टोन 2 को किस स्पीड से थ्रो किया गया है, 25 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया है। तो टी समय के बाद इसका भी हम देख ले कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा ये। ठीक है। स्टोन 2 की मैं बात कर रहा हूं। स्टोन 2 स्टोन 2 ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए पहले स्टोन के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस में S1 मान लेता हूं, इसको मैं S1 मान लेता हूं। और दूसरे स्टोन के द्वारा जो कवर किया गया डिस्टेंस है S2, फॉर्मूला UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब दूसरा जो स्टोन है वो किस स्पीड से ऊपर थ्रो किया गया, 25 मीटर पर सेकेंड से इनिशियल स्पीड से। टी समय के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हमें निकालना है। और ऊपर जा रहा है इसलिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, -9.8 हो जाएगा, ऊपर जा रहा है इसलिए, और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यानी तो ये कितना आ जाएगा, 25t माइनस इससे कैंसिल होगा 4.9 टी स्क्वायर। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। एक तो S1 यानी पहले स्टोन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, और हमने ये भी निकाल लिया कि दूसरे स्टोन ने कितनी डिस्टेंस कवर की। अब जो दोनों स्टोन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द स्टोन्स एट द मीटिंग पॉइंट कितना होगा, वो टावर की हाइट के बराबर होगा। भाई जो S1 प्लस S2 है, नीचे देखिए जरा, ऊपर से ये स्टोन आ रहा है, और नीचे से ये स्टोन जा रहा है। इसके द्वारा जो कवर की गई डिस्टेंस है S1 निकाल ली हमने, और इसके द्वारा ऊपर की तरफ जो कवर की गई डिस्टेंस है S2 निकाल ली। तो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 किसके बराबर होगी, 100 के बराबर होगी या नहीं। तो हम लिख सकते हैं S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 100, लिखा जा सकता है S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 100। अब S1 का वैल्यू कितना है हमारा, S1 का वैल्यू है 4.9 इंटू टी स्क्वायर, और S2 का वैल्यू कितना है 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, लिख सकते हैं या नहीं। अब ये तो कैंसिल हो गया। अब 25t इज इक्वल टू क्या आ गया, 100 आ गया। t बराबर कितना आ गया, 4 सेकेंड्स आ गया। कितना आ गया, 4 सेकेंड्स। यानी 4 सेकेंड में जो स्टोन्स हैं वो 4 सेकेंड्स में मिल जाएंगे, 4 सेकेंड्स बाद मिलेंगे। ठीक है। यानी 4 सेकेंड्स बाद मिलेंगे, 4 सेकेंड्स बाद मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद मिल जाएंगे, 4 सेकेंड के बाद मिल जाएंगे। ठीक है। 4 सेकेंड के बाद पहले स्टोन ने जो डिस्टेंस कवर की थी फॉर फर्स्ट स्टोन कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, फर्स्ट स्टोन कितना आया था, S1 बराबर था हमारा कितना, 4.9 टी स्क्वायर। तो 4 सेकेंड के बाद कितना, 4.9 इंटू 4 होल स्क्वायर, 4.9 इंटू 4 होल स्क्वायर, ये आएगा ना, 4.9 इंटू 4 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, 78.4 मीटर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, इतना ही आएगा। देखिए 4 4 जो 16, और 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल इतना ही आ जाएगा। ठीक है, 78.4 मीटर। और सेकंड स्टोन के द्वारा, सेकंड स्टोन की यदि हम बात करें, सेकंड स्टोन कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, S2 बराबर 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर, ये सेकंड स्टोन का इक्वेशन आया था। तो 4 सेकंड के बाद ये 4 हो गया, 4.9 इंटू 4 ये हो गया।
ठीक है। अब ये तो हो गया 100 और ये हो गया 78.4, इसका सॉल्यूशन 78.4 हो गया, तो कितना आ गया लगभग, ये आ गया 21.6 मीटर। तो सेकंड स्टोन तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, 4 सेकंड के बाद, और फर्स्ट स्टोन इतना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो कितने टाइम के बाद दोनों स्टोन मिलेंगे, 4 सेकंड के बाद। तो इस तरीके से हम टाइम निकाल सकते हैं और डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। एक बॉल जो ऊपर की तरफ थ्रो की गई है, एक बॉल जो ऊपर की तरफ थ्रो की गई है, वो 6 सेकंड के बाद 6 सेकंड में उसी के हाथों में वापस आ जाती है। ए बॉल थ्रोन वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोअर, फेंकने वाले के हाथों में आ जाती है 6 सेकंड के बाद, ठीक है। द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, किस वेलोसिटी के साथ ये थ्रो की गई थी। नंबर 2 पता करना है आपको, मैक्सिमम हाइट कितने तक चली गई है बॉल, और इसकी पोजीशन 4 सेकंड के बाद कितनी होगी। ये 3 बातें पता करनी है। तो देखिए ये भी एक अच्छा सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इसने एक बॉल को थ्रो किया, ये बॉल को थ्रो किया और बॉल को थ्रो किया वर्टिकली, ऊपर की तरफ थ्रो किया, ऊपर की तरफ ये थ्रो की गई बॉल और वापस इसके हाथों में आ गई, वापस इसके हाथों में आ गई। लेकिन कितने सेकंड के बाद आई, कितने समय के बाद आई भाई, 6 सेकंड के बाद आई। कितने समय के बाद आई, 6 सेकंड के बाद आई, ठीक है। तो 6 सेकंड टोटल टाइम कितना लगा उसको ऊपर जाने में, मैक्सिमम हाइट तक जाने में और वापस आने में। वापस हाथों से ऊपर को फेंका इसने, यहां तक गई और फिर यहां आ गई, तो टोटल टाइम जो लगा इसको 6 सेकंड लगा। तो टाइम ऑफ असेंट कितना हुआ मैक्सिमम हाइट तक, टाइम ऑफ असेंट कितना हुआ बेटा, टाइम ऑफ असेंट कितना हुआ, ये हो गया 6/2। बोलिए होगा या नहीं, 3 सेकंड हो जाएगा। 3 सेकंड ऊपर जाने में लगा समय इसको, यहां से ऊपर जाने में, और उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगा, उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगा। ये डिसेंट भी उतना ही होगा, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। ये हो जाएगा, 3 सेकंड लगेगा। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी जो होगी, फाइनल वेलोसिटी जो होगी, हम पहले पता करना चाहते हैं कि किस वेलोसिटी के साथ ये थ्रो की गई थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी पता करनी है हमें, u पता करनी है। फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी क्योंकि वापस वो हाथों में आ गई। अब हमें u पता करना है, तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा, ऊपर की तरफ थ्रो की गई थी, तो g बराबर -9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ऊपर की तरफ थ्रो की गई थी इसलिए, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे काम चल जाएगा हमारा। तो v का वैल्यू तो 0 और u का वैल्यू पता करना है, और a का वैल्यू -9.8 हो जाएगा, और t मतलब 3 सेकंड हो जाएगा। t का मतलब क्या हो जाएगा, 3 सेकंड हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.8 इंटू 3, यानी 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 29.4 मीटर पर सेकंड, 29.4 मीटर पर सेकंड इस स्पीड के साथ बॉल को थ्रो किया गया था। बोलिए बात समझ में आई, इस स्पीड के साथ बॉल को थ्रो किया गया था। दूसरा क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम हाइट ये कितनी चली गई, कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये पहुंच गई बॉल। तो मैक्सिमम हाइट पता करना है फॉर मैक्सिमम हाइट पॉइंट। मैक्सिमम हाइट पर जब ये बॉल चली जाती है, मैक्सिमम हाइट पर चले जाती है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और u कितनी है, 29.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और कितनी मैक्सिमम हाइट है, s मैक्सिमम हाइट, h मैक्सिमम, ये हमें पता करनी है। ऊपर की तरफ थ्रो की गई है तो g का वैल्यू क्या आएगा, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कैसे निकालें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। s मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट लिखा, u का वैल्यू कितना है 29.4 और t कितना है 3 सेकंड मैक्सिमम हाइट तक जाने में लग रहा है समय, और ये 1/2, a का मतलब -9.8, तो ये माइनस हो गया 9.8 और t का मतलब 3 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लें, इसको हम सॉल्व कर लें, तो 3 4 जा 12 का 2, 3 9 जा 27, 28, 3 2 जा 6 और 8, 88.2,
ठीक है 88.2 माइनस ये हो जाएगा 4.9, 4.9 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81, 1 9 4 जा 36 और ये 44.1, तो ये कितना आ जाएगा 44.1 मीटर आ जाएगा, 44.1 मीटर आ जाएगा। ये मैक्सिमम हाइट आ गई, इस मैक्सिमम हाइट तक बॉल जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालने के बाद अब 4 सेकंड के बाद क्या पोजीशन होगी ये पता करना है। 4 सेकंड के बाद क्या पोजीशन होगी, 4 सेकंड के बाद क्या पोजीशन होगी ये भी तो पता करना है ना। ठीक है, अब 3 सेकंड में तो बॉल मैक्सिमम हाइट तक चली जाती है भाई, t इज इक्वल टू 3 सेकंड में बॉल यहां पहुंच जाती है। ठीक है, अब 4 सेकंड के बाद पूछ रहा है कि कितनी होगी, कितनी क्या पोजीशन होगी 4 सेकंड के बाद। तो क्या करें भाई, देखिए जब 3 सेकंड के बाद यहां से जर्नी स्टार्ट करेगी बॉल, तो यहां इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी ना, जीरो हो जाएगी। 3 सेकंड में यहां तो पहुंच ही गई, यहां तो पहुंच ही गई। ठीक है, यहां पहुंच गई मैक्सिमम हाइट पर, फिर 1 सेकंड का और निकालना है, 1 सेकंड के लिए और निकालना है, तो यहां u बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे थर्ड पार्ट करेंगे इसका, थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, देखिए थर्ड पार्ट कैसे करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, बॉल मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई, ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक वो 3 सेकंड में पहुंच रही है, कितने 3 सेकंड में। अब 1 सेकंड और निकालना है, तभी तो 4 सेकंड हो जाएगा। 1 सेकंड में मान लेता हूं कि बॉल यहां आ गई, ठीक है 1 सेकंड में, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड में डिस्टेंस मुझे निकाल लेना है। और u यहां पर u क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर 0 होगा, मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा 0, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो a इज इक्वल टू g होगा, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो u क्या हो गया 0 और t क्या हो गया 1, ठीक है, प्लस 1/2 a का मतलब 9.8 और t का मतलब 1 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 0 प्लस ये 4.9 हो जाएगा, इस कैंसिल होगा 4.9 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया भाई 4.9 मीटर, 4.9 मीटर यहां से यहां तक का डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस 4.9 मीटर आया। और ये डिस्टेंस कितना दे रखा था हमें, ये डिस्टेंस 100 मीटर दे रखा था, तो 100 मीटर तो ये और 4.9 ये, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 4 सेकंड के बाद में, टोटल डिस्टेंस आफ्टर 4 सेकंड, आफ्टर 4 सेकंड कितनी होगी बेटा 100 प्लस 4.9, तो यानी 104 सॉरी प्लस नहीं होगा भाई, यहां आ गई ना पोजीशन, ये पोजीशन है तो यहां से ये पोजीशन पता करनी है ना, ये तो 100 में से 4.9 माइनस करेंगे हैं? कितनी थी टोटल हाइट, टोटल हाइट कितनी थी बॉल की, टोटल हाइट कितनी थी, टोटल हाइट हमने पहले निकाली थी, 1 मिनट रुकिएगा। मैक्सिमम हाइट, हाँ 100 मीटर नहीं थी बेटा, सॉरी मैं दूसरे क्वेश्चन का वो ले लिया। टोटल हाइट 44.1 थी, टोटल हाइट कितनी थी 44.1 थी, ये 100 मीटर नहीं थी, 44.1 थी, 44.1 मीटर। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट की डिस्टेंस थी। तो 4 सेकंड के बाद में, 4 सेकंड के बाद में पोजीशन ये होगी, तो 44.1 में से कितना माइनस करेंगे 4.9 माइनस करेंगे तभी तो आएगी। तो 44.1 में से 4.9 माइनस करेंगे तो 39.2 मीटर आ जाएगा आंसर। बोलिए समझ में आ गया भाई, टोटल 44.1 थी, इसमें से ये डिस्टेंस आपको माइनस करनी पड़ेगी, कौन सी डिस्टेंस 4.9, तभी तो ये पोजीशन आ जाएगी ग्राउंड सरफेस से, ठीक है ना। तो 39.2 मीटर, इस तरीके से इस सवाल को भी हल किया जा सकता है। तो आगे के जो क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 हैं बेटा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम यहीं तक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल डिस्कशन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।